हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस चैप्टर का हम फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पहले वीडियो के अंदर। अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा तो आप देख लीजिए, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। तो चलिए चैप्टर कंटिन्यू करते हैं, आज पूरा खत्म कर देंगे हम। इस वीडियो के अंदर आपको लाइन बाय लाइन पूरा एक्सप्लेनेशन समझाया जाएगा, साथ में जो डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे वो आपको बताता चलूंगा मैं। तो अपने साथ में बुक और पेंसिल लेके बैठ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट द बॉल रोलिंग। Your parents were not anxious enough to have you learn. तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें पढ़ाने के लिए उतने परेशान नहीं थे। They preferred to put you to work on a farm or at least at the mills. वे तुम्हें फार्म में, खेत में या मिल पर काम पर लगाने पर ज्यादा पसंद करते थे ताकि थोड़े और पैसे कमा सकें। So as to have a little more money, ताकि थोड़ा और पैसे कमा सकें। And I have been to blame also. और मैं भी दोषी हूं, मैं भी दोषी रहा हूं, मैं भी दोषी ही हूं। Have I not often sent you to water my flowers instead of learning you your lessons? क्या मैंने तुम्हें अक्सर अपने फ्लावर्स को पानी देने के लिए नहीं भेजा जब तुम्हें अपना लेसन याद करना चाहिए था तब? And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? और जब मैं मछली पकड़ने के लिए जाना चाहता था तब क्या मैंने तुमको छुट्टी नहीं दी? Then from one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language. फिर एक बात से दूसरी बात करते हुए एम हेमल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बोलना शुरू कर दिया और कहा कि saying that it was the most beautiful language in the world. और उन्होंने बताया कि ये दुनिया की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है। और आगे बोला कि द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, और सबसे ज्यादा क्लियर और सबसे ज्यादा लॉजिक वाली ये लैंग्वेज है। देन वी मस्ट गार्ड इट अमंग्स अस एंड नेवर फॉरगेट इट, कि हमें इसे बचा करके रखना चाहिए, गार्ड करना चाहिए और इसे हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, क्योंकि जब कोई जाति गुलाम बना दी जाती है, जब लोग गुलाम बना दिए जाते हैं, तो वे जब तक अपनी भाषा से चिपके हुए रहते हैं, जब तक वो अपनी लैंग्वेज को पकड़ करके रखते हैं, इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रेजेंट। तो ये ऐसा होता है जैसे कि उनके पास अपने जेल की चाबी हो। देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड रेड आवर लेसन्स। उसके बाद में उन्होंने एक ग्रामर की बुक ओपन की और हमें लेसन पढ़ाया, हमें लेसन रीड करवाया। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। यह देख करके मुझे बड़ा ही अमेज लगा, बड़ा ही मुझे हैरानी हुई कि मैं कितनी अच्छी तरह से समझ रहा था, मैंने कितनी अच्छी तरह से समझा था जो मेरे सर ने पढ़ाया था। ऑल ही सेड सो इजी, सो इजी। उन्होंने जो कुछ भी कहा था, जो कुछ भी पढ़ाया था, बहुत ही आसान लगा, बहुत ही ज्यादा आसान लगा। I had never listened so carefully. मैंने कभी भी इतना ध्यान से नहीं सुना था। And that he had never explained everything with so much patience. और उन्होंने भी कभी इतना पेशेंस के साथ में सब कुछ नहीं समझाया था। क्योंकि लास्ट लेसन है, इसीलिए सभी लोग काफी सीरियसली तरीके से पढ़ रहे हैं और हमारा फ्रेंड्स तो कुछ ज्यादा ही सीरियसली इसको लेकर के ध्यान दे रहा है, इसलिए उसे सब कुछ समझ में आ रहा है। यानी इसको पछतावा भी हो रहा है कि अगर मैं काश अच्छे से पढ़ लिया होता हर लेसन तो मुझे बहुत कुछ आ गया होता, जैसे कि आज आ रहा है। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक। ऐसा लग रहा था, सीम का मतलब लगना, ऐसा लग रहा था, ऑलमोस्ट मतलब लगभग, ऐसा लग रहा था लगभग जैसे कि कोई पुअर इंसान, मतलब कि ये जो पुअर इंसान है यानी कि हमारा एम हेमल, वह बेचारा आदमी, वह पुअर मैन जाने से पहले वह जो कुछ भी जानता है वो सब कुछ बता देना चाहता है, वो सब कुछ दे देना चाहता है और एक ही बार में हमारे दिमाग के अंदर सब कुछ वो डाल देना चाहता है। एट वन स्ट्रोक मतलब कि एक ही बार में। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। ग्रामर के बाद में हमारी क्लास थी राइटिंग वाली, जिसमें हम लिखते थे। That day M. Hamel had new copies for us, written in a beautiful round
हैंड, फ्रांस, अल्जेक, फ्रांस, अल्जेक। उस दिन एम हेमल ने हमारे लिए नई कॉपियां लेकर के आए थे और उसमें ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग में लिखा हुआ था गोल गोल। क्या लिखा था? फ्रांस अल्जेक, फ्रांस अल्जेक। राउंड हैंड मतलब गोल और ब्यूटीफुल राइटिंग। They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the road at the top of our desk. वे क्लास के चारों ओर लहराते हुए छोटे छोटे फ्लैग यानी कि झंडे की तरह लग रहे थे जो हमारे डेस्क के ऊपर की रोड पर लटकाए हुए थे। फ्लैग मतलब झंडा, रोड मीन्स मोटी सी लोखंड की छड़ या स्टिक या रॉड, और डेस्क यानी आप जानते ही हैं। You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. तुम्हें देखना चाहिए था कि सब कैसे बड़ी लगन से काम में जुट गए थे और वहां का जो एटमॉस्फेयर था कितना शांत हो गया था। ought to मतलब कि कोई काम, ought to have मतलब कोई काम करना चाहिए था। set to work का मतलब होता है काम में लग जाना, काम में बिजी हो जाना। quiet मीन्स शांत यानी पीस। The only sound was the scratching of the pens over the paper. सिर्फ पेन का पेपर के ऊपर चलने की आवाज ही सुनाई दे रही थी। स्क्रैचिंग मतलब पेन के घिसने की आवाज सुनाई दे रही थी। Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them. एक बार बीटल्स, एक इंसेक्ट का नाम है जो हवा में उड़ता है, आवाज करता है, ठीक है। एक बार कुछ बीटल्स उड़ करके अंदर आ गए लेकिन किसी ने भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। इतने सीरियसली सोलेम तरीके से सभी क्लास बड़ी अटेंटिव तरीके से लिख रही थी। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, यहां तक कि छोटे छोटे जो बच्चे थे वहां पे उन्होंने भी ध्यान तक नहीं दिया। Who worked right on tracing their fish hooks, जो मछली के हुक के जैसे, मछली के कांटों जैसी ड्राइंग के ऊपर ट्रेस कर रहे थे, मतलब उसके ऊपर ड्रॉ कर रहे थे। जैसे हम छोटे बच्चे थे तो ट्रेस करते थे, पहले पॉइंट पॉइंट डॉट डॉट के ऊपर ट्रेस करते थे। एज इफ दैट वॉज फ्रेंच, मानो कि वो फ्रेंच लैंग्वेज हो, इस तरह से वो लोग सीरियसली अपनी ट्रेसिंग कर रहे थे। ऑन द रूफ ऑफ द पिजन्स कूड वेरी लो, छत पर जो पिजन्स थे, कबूतर थे, वो भी बहुत धीरे धीरे से गुटरगु कर रहे थे। कूड, कूड मतलब गुटरगु किया, पास्ट टेंस। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने आप से सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, और फिर मैंने सोचा कि ये जो पर्शियन सोल्जर्स, इनकी गवर्नमेंट है, क्या ये लोग इन कबूतर को भी, पिजन्स को भी जर्मनी के अंदर गाना गवाएंगे। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair. जब भी मैंने अपनी नजर ऊपर उठाई तो मैं देखा कि एम हेमल अपनी कुर्सी पर बिल्कुल मोशनलेस बैठे हुए थे। मोशनलेस का मतलब बिना हिले डुले, स्टेचू की तरह एकदम। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. फिर वो एक चीज को देख रहे थे, उसके बाद दूसरी चीज को देख रहे थे, जैसे कि वो अपने माइंड में, अपने मन के अंदर ये छोटी सी क्लासरूम है, उसकी हर एक चीज को अपने माइंड के अंदर तस्वीर बना करके बसाना चाहते हो। गेजिंग का मतलब होता है घूर घूर के देखना, ध्यान से देखना। फिक्स इन माइंड का मतलब दिमाग में बसा लेना या फिर याद कर लेना। For 40 years he had been there in the same place. फैंसी मतलब जरा सोचो, इमेजिन करो, जरा सोचो, वो 40 साल से उसी जगह पर थे। With his garden outside the window and his class in front of him. खिड़की के बाहर उनका गार्डन और सामने उनकी क्लास, बिल्कुल वैसे ही, just like that, बिल्कुल वैसे ही। Only the desk and the benches had been worn smooth. The walnut trees in the garden were taller. सिर्फ डेस्क और बेंचेस ही घिस करके चिकनी हो गई थी। worn smooth का मतलब होता है बार बार किसी चीज का इस्तेमाल होने की वजह से चिकना हो जाना, घिस जाने की वजह से। And the walnut trees in the garden were taller. और जो गार्डन के अंदर अखरोट के पेड़ लगे हुए थे वे अब ऊंचे हो गए थे, बड़े हो गए थे, टॉल हो गए थे। And the hopvine that he had planted himself twined about the windows to the roof.
और जो बेल उन्होंने खुद लगाई थी वो खिड़कियों से होती हुई छत तक फैल चुकी थी। होप पॉइंट का मतलब होता है जो बेल होती है किसी सहारे को, ऐसा मतलब पौधा को या पेड़ को जो किसी चीज के सहारे ऊपर की तरफ बढ़ते जाता है, वही ये होप पॉइंट एक तरह की बेल है। सो ये जो बेल है उन्होंने खुद लगाई थी, वो खिड़कियों से होती हुई छत तक जा करके फैल चुकी थी, लिपट गई थी। ट्विंड का मतलब होता है लिपट जाना, फैल जाना। How it must have broken his heart to leave it all, poor man. कैसे उनका दिल टूटा होगा यह सब कुछ छोड़ते समय। ऑल पुअर मैन मतलब कितना बेचारा आदमी, यानी कि फ्रेंड्स को काफी पिटी आ रहा है उनके ऊपर, अपने सर के ऊपर। ब्रोकन इज हार्ट का मतलब होता है दिल टूट जाना, अंदर से दुखी हो जाना। तो हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव पैकिंग देयर ट्रंक्स, ऊपर के कमरे में उनकी बहन की आवाज सुनना जो उनके ट्रंक पैक कर रही थी। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले दिन उन्हें यह देश छोड़ करके जाना ही था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखाई हर लेसन को एंड तक पढ़ाया। After the writing, we had a lesson in history, and then the babies chanted "Ba baby bo bo." Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer. लिखने के बाद में, राइटिंग के बाद में हमने हिस्ट्री का लेसन पढ़ा और छोटे बच्चों ने बा बा बेबी बोबू दोहराना, रिपीट करना स्टार्ट किया। चेंट मतलब होता है एक साथ रिपीट करना, एक सुर में बोलना। क्लास के पीछे से जो ओल्ड वाली बूढ़ा जो हाउजर था उसने अपने चश्मे को पहन लिया, अपने स्पेक्टेकल्स को पहन लिया और वो अपनी बुक को हाथ में पकड़ा हुआ था। बोथ हैंड्स, अपने दोनों हाथों में पकड़ा हुआ था। स्पेल द लेटर्स विद देम, और वो उनके साथ में उन लेटर्स को स्पेल कर रहा था, जोर जोर से पढ़ रहा था। यू कुड सी दैट ही टू वॉज कैरिंग, his voice trembled with emotions and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. आप देख सकते थे कि वह भी रो रहे थे। उनकी आवाज और उनकी जो वॉइस थी वो एकदम इमोशंस की वजह से कांप रही थी और उसे सुनना इतना अजीब लग रहा था कि हम सब हंसना और रोना दोनों ही चाहते थे। how well I remember it, that last lesson. मुझे कितनी अच्छी तरह से वो लास्ट लेसन याद है। All at once the church clock struck 12. अचानक से ही, all at once मतलब अचानक से ही चर्च की जो घड़ी थी उसमें 12 बज गए। Then the Angelus, at the same moment the trumpets of the Prussians returning from Deal sounded under our windows, and Hamel stood up very pale in his chair. I never saw him look so tall. फिर उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में फिर एंजलस की घंटी बजी। एंजलस मतलब प्रेयर टाइप की जो चर्च में होती है, उसकी घंटी बजी, ठीक है। उसी समय प्रशियन सोल्जर्स जो है वो ड्रिल करके लौट रहे थे। उनके जो लौटने की जो ड्रिल से जो लौटने की उनकी आवाज थी वो विंडो के खिड़की के नीचे सुनाई दे रही थी। उनका वाइब्रेशन, उनकी जो आवाज थी वो आ रही थी। फिर एनिमल क्या करते हैं, एनिमल अपनी कुर्सी पर खड़े हो जाते हैं, वेरी पेल, उनका जो चेहरा होता है एकदम पीला पड़ चुका होता है और अपनी चेयर के ऊपर जाकर के वो खड़े हो जाते हैं। आई नेवर सो हिम लुक सो टॉल, और मैंने इतना ऊंचा और इतना मतलब टॉल कभी देखा नहीं था। यहाँ पे टॉल का मतलब उनकी हाइट से नहीं है बल्कि उनके प्राउड से, कि वो मतलब कितना गर्व फील कर रहे थे कि इतना अच्छा उन्होंने पढ़ा दिया आज। वो काफी मतलब काफी महान इंसान लग रहे थे उस टाइम पे वो मेरे को। My friends, said he, but something choked him. He could not go on. मेरे दोस्तों, उन्होंने कहा कि मेरे दोस्तों, मैं लेकिन कुछ उनकी आवाज को रोक दिया गया। ऐसा कुछ हुआ कि किसी ने उनकी आवाज को रोक लिया। चौक का मतलब होता है गला भर जाना या गला दबा देना या फिर बोल ना पाना। He could not go on, फिर वो आगे बोल नहीं पाए। Then he turned to the blackboard, उसके बाद वो ब्लैकबोर्ड की तरफ मुड़े। Took a piece of chalk, उन्होंने एक चौक का टुकड़ा उठाया, and bearing on with all his might he wrote as large as he could. फिर उन्होंने उसके बाद में अपनी पूरी ताकत से दबा करके जितना बड़ा लिख सकते थे उन्होंने लिखा। bearing on का मतलब होता है जोर लगा करके, ताकत लगा करके, might मतलब ताकत।
उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने लिखा वी वेला फ्रांस। उन्होंने लिखा वी वेला फ्रांस। इसका मतलब होता है फ्रांस अमर रहे, फ्रांस हमेशा जिंदा रहे, अमर रहे। अमर का मतलब जो कहीं मरता नहीं हो। Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word he made a gesture to us with his hand. उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो स्टॉप हो गए, रुक गए, और फिर उन्होंने अपने सर को दीवार पर टिका लिया। लीन हिज हेड का मतलब अपने सर को दीवार पर टिका लिया, अगेंस्ट द वॉल। एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना कुछ कहे उन्होंने अपने हाथ से हमको इशारा किया। और इशारा में क्या कहा? स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। स्कूल खत्म हो गया है, स्कूल मतलब फिनिश हो गया है, आप सभी लोग जा सकते हो। सो फ्रेंड्स, यहीं पर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आज हमने लास्ट लेसन चैप्टर्स का अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन समझा। एम हेमल की कहानी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज लेकर के आती है, वो ये कि हमको अपने कंट्री की लैंग्वेज और उसके इंपॉर्टेंस को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए। उन्होंने जिस तरह से अपने लास्ट लेसन में जो बातें कही थी, वो हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है। सो याद रखिए, अपने पिछले पल को कभी भी मत भूलिए, और अपने कंट्री, अपनी लैंग्वेज और अपनी विरासत का हमेशा रिस्पेक्ट करिए, उसको ऑनर करिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अपने फ्रेंड में जरूर शेयर कर देना। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो के जरिए हमें हमारी एग्जाम में, हमारे चैप्टर्स में, हमारी पढ़ाई के अंदर इंप्रूवमेंट हो सकता है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हुए जाना और अपने फ्रेंड्स को भी कहना। सो अपने थॉट्स और कमेंट को जरूर शेयर करना और बताना कि वीडियो कैसा लगा आपको, और इसमें से आपको क्या चीज सीखने को मिली और क्या लाइन थी जो आपको काफी टच की। सो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब हम और भी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स या पोएम के साथ में आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड जय हिंद।